हेलो ऑल नमस्कार सत श्री अकाल वेलकम टू ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ PCS ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ PYQs ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ ਓਸ਼ਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨए ਬੱਚੇ जुड़ रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਜਰੂਰ ਟਾਈਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਸਾਈਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ओशनोग्राफी एंड जोग्राफी ਦੇ ਜਿਹੜੇ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आओ चलो क्विकली सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, डेंसिटी करंट्स आर कॉज्ड बाय नंबर 1 डिफरेंस इन टेम्परेचर, बी ऑप्शन डिफरेंसेस इन सैलिनिटी, सी ऑप्शन मून्स ग्रेविटी या फिर डी ए एंड बी आर बोथ करेक्ट। वो पूछ रहा डेंसिटी करंट्स से रिगार्डिंग तो इसका जो आंसर है दैट इज दी दोनों ही आंसर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड डिफरेंसेस इन सैलिनिटी ਜਿਹੜਾ है बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है तो इसका आंसर होएगा दैट इज दी डी ऑप्शन ए एंड बी आर बोथ करेक्ट। आंसर असी चेक कर लेंगे हाँ दैट इज आंसर डी। उस तो बाद यदि एक्सप्लेनेशन अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ यहाँ पे डेंसिटी करंट्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर तो पहला फर्स्ट पॉइंट डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड डिफरेंसेस इन सैलिनिटी ये आ गया आपका सेकेंड पॉइंट। व्हेन देयर आर वेरिएशन इन टेम्परेचर और सैलिनिटी विद इन अ फ्लूइड वो बोल रहा है कि जैसे ही वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर और सैलिनिटी में किसी भी फ्लूइड के अंदर इट लीड्स टू डिफरेंसेस इन डेंसिटी इसकी वजह से आपको डेंसिटी में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दिस डेंसिटी डिफरेंस कॉजेज द फ्लो कॉजेज द फ्लूइड टू फ्लो इन अ करंट। इसी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो फ्लूइड है वो फ्लो करने लगता है करंट में जो कि जिसमें कि डेंसर फ्लूइड जो है सिंक करता है और लेस डेंस जो फ्लूइड है वो राइज करता है। These currents can occur in both ocean and atmosphere as well as play crucial role in the distribution of heat and nutrient as well as the circulation of water and air masses. So this is the particular explanation regarding this question number 1. इसके बाद है question number 2, what type of ocean motions is influenced by the moon and the sun। वो पूछ रहा है कि कौन सा मोशन है जो कि इन्फ्लुएंस होता है मून एंड सन से। डेंसिटी करंट्स, सरफेस करंट्स, वेव्स, टाइड्स। एज यूजुअल इट्स अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आप सबको इसका आंसर पता होगा तो इसका आंसर है दैट इज दी टाइड्स, आंसर डी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टाइड्स आर टाइप ऑफ ओशन मोशन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मून एंड द सन। The gravitational pull of the moon and the sun causes the ocean waters to rise and fall in rhythmic pattern creating tides। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का इसकी वजह से आपको एक रिदमिक पैटर्न देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको राइज और फॉल देखने को मिलता है वाटर में, उसी को हम क्या बोल देते हैं टाइड्स बोलते हैं। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा व्हेन द मून और द सन आर अलाइंड मतलब एक लाइन में होंगे जिसकी वजह से आपको हाई टाइड्स देखने को मिलेंगे, उसी को हम स्प्रिंग टाइड्स बोल देते हैं। एंड लोअर टाइड्स देखने को मिल और उसके सॉरी इसकी वजह से आपको हाई टाइड्स जिसको कि स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। सिमिलरली जब मून और अर्थ राइट एंगल्स पे होंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स उस टाइम पे वीकर होगा जिसकी वजह से आपको नीप टाइड्स देखने को मिल जाएंगी। तो दिस इज दी पर्टिकुलर एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो दिस इज दी एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्प्रिंग एंड द नीप टाइड्स और रिगार्डिंग द टाइड्स। इसको इस डायग्राम से ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। आप ये देख रहे हैं ये रहा सन, अर्थ और मून। जब ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ पे सन और अर्थ के बीच मून आ गया या सन अर्थ और मून है ये, तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोल देंगे जब ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये लिख भी दिया मैंने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तब इसको हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्लियर है बात? इसके बाद अगर मैं नीप टाइड की बात करूं तो जब सन मून और अर्थ राइट एंगल बना रहे होंगे, ये देख लो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, जब ये 90 डिग्री या राइट एंगल बना रहे होंगे तो इसी को हम क्या बोल देंगे नीप टाइड बोल देंगे। क्लियर है बात? और टाइड होता क्या है बेसिकली रिदमिक फॉल एंड राइज होता है जब वाटर का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, उसी को हम क्या बोल देते हैं टाइड्स बोल देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट कॉजेज द करंट्स टू कर्व इंस्टेड ऑफ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। वो बोल रहा है कि करंट्स का क्या कारण है कि जो कर्व
वो जो कर्व लेते हैं एज कंपेरिजन टू स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय। इसका जो चार ऑप्शंस हैं, इसका सिंपल सा आंसर है दैट इज द कोरोलिस इफेक्ट। आंसर सी। कोरोलिस इफेक्ट बेसिकली एक अपरेंट फोर्स है जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से लगता है, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट साइड में मोड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट साइड में मोड़ता है। अब देख भी लेते हैं इसका। द कोरोलिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग करंट्स टू कर्व इंस्टेड ऑफ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। सीधी स्ट्रेट लाइन जाने के बजाय ये कर्व्स में मोड़ देता है चीज़ों को, दैट इज द कोरोलिस इफेक्ट। This effect is result of the Earth's rotation and conservation of angular momentum. As Earth rotates, it causes moving objects such as ocean currents to be deflected right in the northern hemisphere. ये important चीज़ है, northern hemisphere में right में और southern hemisphere में left में चीज़ों को मोड़ देता है। ये देख लो, ये रहा सीधा नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, ये चीज को किधर को मोड़ दिया, राइट को मोड़। दिस इज द चेंज डायरेक्शन, ये थी स्टार्टिंग डायरेक्शन। नदर्न हेमिस्फेयर में चीजें राइट साइड में जा रही हैं। अब अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर की बात करूं, ये रहा सदर्न हेमिस्फेयर, तो ये किधर को मोड़ दिया, ये लेफ्ट साइड को मोड़ दिया, ये फिर से चेंज डायरेक्शन। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में चीजों को लेफ्ट में ये मोड़ेगा। क्लियर है बात? दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। दिस अकर्स, ये कब होता है? व्हेन सर्कुलेशन इन द ओशन ब्रिंग्स डीप कोल्ड वाटर टू द ओशन सरफेस। मतलब ये जो आपका जो काफी डेप्थ से ठंडा पानी जब ओशन की सरफेस के ऊपर आता है, तो इसके वजह से क्या चीज होती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, डेंसिटी, कोरोलिस इफेक्ट या फिर अपवेलिंग, क्या बोलते हैं इसको? ये अकर कब हो रहा है चीज? तो इसका आंसर साफ साफ है, दैट इज द अपवेलिंग। अब आओ देख लेते हैं अपवेलिंग है क्या। अपवेलिंग बेसिकली ये है क्या चीज? रेफर्स टू दी, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि डीप कोल्ड वाटर जो होता है ओशन से लाया जाता है सरफेस के ऊपर। इस फिनोमेना के अंदर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि विंड पैटर्न्स है, ओशन करंट्स है और रोटेशन ऑफ द अर्थ देखने को आपको मिलते हैं। एज द विंड ब्लोज पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, इट पुशेस द कोल्ड सरफेस वाटर अवे, दूर भेजेगा उसको, जिसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट होगी कोल्डर न्यूट्रिएंट रिच वाटर की। और ये जो अपवेलिंग है ये इंपॉर्टेंट है मरीन इको सिस्टम के लिए। क्लियर है बात? और जो ग्रोथ है इसके अलावा ये सपोर्ट करता है किसकी ग्रोथ में? फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ में, और सब्सिक्वेंटली जो एंटायर फूड चेन है मरीन इको सिस्टम की। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इसको इमेज के थ्रू समझो। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो सरफेस विंड्स हैं ये क्या कर रही हैं, यहाँ से इस जो के ऊपर ये जो इस तरह से विंड्स चल रही हैं, इस वाटर को धकेल रही हैं किधर को? आगे को। और जैसे ही आगे को जा रहा है, यहाँ से ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है कहाँ जा रहा है? ऊपर आ जा रहा है। डीपर कोल्डर न्यूट्रिएंट रिच वाटर इज राइजेस फ्रॉम द बिनेथ सरफेस टू रिप्लेस द वाटर दैट वाज पुश्ड अवे। ऑब्वियस ही बात है कि जब ये पानी ऊपर से जाएगा तो इसको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई पानी तो आएगा, तो वो पानी नीचे से ऊपर आता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? अपवेलिंग बोल देते हैं। क्लियर है बात? दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके बाद है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। द साइज ऑफ अ वेव इज नॉट अफेक्टेड बाय, वो पूछ रहा है कि जो साइज है वेव का वो किससे अफेक्ट नहीं होता है? लेंथ एंड द टाइम ऑफ द विंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर, सैलिनिटी ऑफ द वाटर, स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, हाउ हार्ड द विंड इज ब्लोइंग, या फिर डिस्टेंस द विंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर। बेसिकली याद रखना इसका डायरेक्ट आंसर है दैट इज द सैलिनिटी ऑफ वाटर। वो पूछा नॉट अफेक्ट, किससे अफेक्ट नहीं होता है? आंसर बी। एक्सप्लेनेशन देख लो। द साइज ऑफ द वेव इज नॉट अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी ऑफ द वाटर। द साइज ऑफ वेव इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्या क्या फैक्टर्स हैं? लेंथ एंड द टाइम द विंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर, द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, विंड की स्ट्रेंथ के ऊपर, और डिस्टेंस द विंड ब्लोज अक्रॉस द वाटर। और बेसिकली अगर सैलिनिटी की बात करें तो ये ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस है। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन पर केजी के अंदर, 1 किलोग्राम के अंदर हमें कितना % सॉल्ट देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज द सैलिनिटी बोल देते हैं। कितना ग्राम सॉल्ट पर केजी में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द सैलिनिटी। तो क्लियर है बात? रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द वाटर एंड डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट द साइज ऑफ द वेव्स। दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। इसके बाद है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव को क्या बोलते हैं? जो हाईएस्ट पॉइंट है वेव का उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है दैट इज द क्रेस्ट बोलते हैं उसको। अब उसको आगे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड द क्रेस्ट। इन अ वेव द क्रेस्ट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। जहां पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की, उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रेस्ट बोल देते हैं।
It is the peak of the wave located above the equilibrium position. The crest is followed by the trough. Crest का trough आता है, which is the lowest point of the wave. ये important चीज़ है कि lowest point wave का क्या है, that is the trough. Crest highest point, lowest point is trough. अब आओ इसको देख भी लो. बेसिकली अगर ये सी लेवल है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका वेव का, दैट इज दी क्रेस्ट, और जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज दी ट्रफ. और दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट के बीच में ये दिख रहा है, दो सब्सिक्वेंट क्रेस्ट, ये भी और ये भी, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं. और पर्टिकुलरली यहाँ से इस सी लेवल से लेके इस क्रेस्ट तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, दैट इज दी हाइट को क्या बोल दिया, दैट इज दी एम्पलीट्यूड बोल दिया हमने. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. बेसिकली डायग्राम एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है रिगार्डिंग दी पार्ट्स ऑफ वेव की अगर हम बात करते हैं. इसके बाद द विंड ब्लोज ऑन द वाटर पासिंग इट्स एनर्जी टू दिस passing its energy to the water. As this energy passes through the water, in what way do the water molecules move? वो बोल रहा है कि विंड जब ब्लो करती है वाटर के ऊपर तो अपनी एनर्जी पास करती है वाटर को. जैसे ही एनर्जी पास होती है वाटर के थ्रू तो वो किस वे में वाटर मॉलिक्यूल को मूव करवाती है. इन वेव्स टुवर्ड्स द शोर, इन स्मॉल वर्टिकल सर्कल, इन डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, अगेंस्ट द करंट्स. तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, इन अ स्मॉल वर्टिकल सर्कल. आंसर बी. एक्सप्लेनेशन की बात करें, when the wind blows on the water it transfers its energy to the water molecules. This energy causes the water molecules to move in small vertical circle. तो याद रखना ये small vertical circle में ही move करते हैं. इसी वजह से जो circular motion is the result of the wind's energy causing the water molecule to oscillate up and down creating a wave. इसी की वजह से क्या बन जाती है, wave बन जाती है. क्लियर है बात. तो इसलिए करेक्ट आंसर जो था इन स्मॉल वर्टिकल सर्कल इसका करेक्ट आंसर था. क्लियर है बात. आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ये एक मैप है करंट्स का, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. आप देखेंगे भी कि वहाँ पे इस मैप को होलिस्टिकली कवर किया है. तो मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें और वहाँ से भी आप वैल्यूएबल इंसाइट लें रिगार्डिंग दी ओशनोग्राफी. उसके बाद है व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द गल्फ स्ट्रीम. गल्फ स्ट्रीम का मेन कॉज क्या है, तो उसका कारण है विंड्स दैट ब्लो इन रेगुलर डायरेक्शन ऑल द टाइम. आंसर सी. और इवन आप यहाँ पे भी देख लो, ये रहा गल्फ स्ट्रीम करंट, और आपको पता है यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो उस ट्रेड विंड से ही इन्फ्लुएंस है ये चीज़. आओ इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार. द मेन कॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम इज द विंड्स दैट ब्लो इन रेगुलर डायरेक्शन ऑल द टाइम. These winds are known as the trade winds, already discussed. Blow from east to west in the tropics and from west to east in mid latitudes. These winds blow across the surface of the ocean. They create surface current that moves warm water from the tropic towards the North Atlantic. This warm water what forms the Gulf Stream, a powerful ocean current that influences the climate of eastern coast of North America and Europe. Clear है बात. अब ये देख लो, यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ पे ट्रेड विंड्स चल रही थी. ठीक है, क्लियर है बात. और जैसे ही ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ये करंट पहुंचा था, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था इसकी नेमिंग कैसे होती है करंट की, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये जो करंट था तब इसका नाम क्या पड़ जाता है यहाँ पे, गल्फ स्ट्रीम. आगे चल के ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है. ऊपर से यहाँ पे एक और लैब्राडोर करंट आता है जो कि कोल्ड करंट होता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग की वजह से क्या बनते हैं, फिशिंग बैंक्स बनते हैं. क्लियर है बात. और आगे चल के ये डिफरेंट डायरेक्शंस में नॉर्वे की तरफ को भी जाता है, नॉर्वेजियन करंट. और यहाँ पे रशिया का ऑल वेदर पोर्ट दैट इज दी मरमंस्क पोर्ट है. ठीक है, जिसकी वजह से ये नेविगेशन के लिए 24/7 ऑपरेशनल रहता है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ करंट. आगे इस करंट के डिफरेंट नाम्स हो जाते हैं, दैट इज दी नॉर्वेजियन करंट. क्लियर है बात. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर गल्फ स्ट्रीम करंट. द लाइन्स दैट कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल सैलिनिटी, वो पूछ रहा है कि इक्वल सैलिनिटी के जो पॉइंट्स हैं इन एन एक्वेटिक सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोहेलाइन. वो पॉइंट्स मैप के ऊपर जिन प्लेसेस के ऊपर आपको सेम सैलिनिटी देखने को मिले वो आइसोहेलाइन होते हैं. इसका आंसर देख लो. इवन मैं यहाँ पे आपको आइसोनेफ भी बता देता हूँ, जहाँ पे आपको सेम क्लाउड कवर देखने को मिलेगा. क्लियर है बात. सिमिलरली आइसोहाइट, जहाँ पे आपको सेम रेनफॉल देखने को मिल जाएगा. और आइसोथर्म, जहाँ पे आपको सेम टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा. इवन जहाँ पे आपको वो प्लेसेस जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन, सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं आइसो हेल, बोलते हैं HEL. तो याद रखना, आइसो हेल और हेलाइन में कंफ्यूज मत करना. अगर हेलाइन होगा तो सेलेनिटी, और अगर हेल होगा तो क्या होगा, सनशाइन. बाकी आपको आइसो वाली टर्म्स और भी क्लियर कर दी हैं यहाँ पे. क्लियर है बात. यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. उसके बाद है
अ सी हैविंग नो कोस्ट लाइन इज नोन एज, ऐसा सी जिसकी कोई कोस्ट लाइन ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सारगोसो सी। इसका आंसर है ए, आंसर ए ऑप्शन। अब इसको एक बार मैप पे भी हम देख लेते हैं। ये रहा आपका सारगोसो सी, इसके साथ कोई भी कोस्ट लैंड की टच नहीं कर रही, इसलिए बोलते हैं हम इसको अ सी विदाउट कोस्ट लाइन। क्लियर है बात? दिस इज दी सारगोसो सी। आपको यहाँ पे अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मेक श्योर याद रखना कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी एटलस से और आपकी एनसीईआरटी से ड्रिवन है, तो मेक श्योर बार बार उनको रिवाइज करो, रिपीट करो उन चीज़ों को बार बार। जब तक सिंपल सा फंडा है किसी भी पेपर को क्रैक करने का, मिनिमम सोर्सेज, लिमिटेड सोर्सेज एंड मैक्सिमम रिवीजन, उसको बार बार करते रहो। इसके बाद आप थोड़ा सा ये देख लो टाइड्स और वेव्स के वेव्स में डिफरेंस ये देख लो। ये होती हैं टाइड्स, ठीक है, जब ग्रेविटेशनल पुल लगता है सन और मून का। वेव्स ऐसे जब आप सर्फिंग देखते हैं, जो सर्फिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, बीचेस के आसपास, तो वो किस पे है, वो वेव्स पे है। टाइड्स बेसिकली क्या है, अल्टरनेटिंग राइज एंड फॉलिंग ऑफ सी अकर्स ट्वाइस इन ईच लूनर डे, कंट्रोल्ड बाय मून। इसके अलावा सन एंड मून भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, मून के अलावा सन भी है। जबकि वेव्स क्या होती हैं, काइनेटिक एनर्जी दैट मूव्स अक्रॉस दी ओशन वाटर। आसान भाषा में समझो कि अगर मान लो कोई लेक है या कोई वाटर बॉडी है, जब उसके ऊपर विंड चल रही है तो क्या हो रहा है, विंड अपने साथ क्या कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है वाटर मॉलिक्यूल्स के, उसको भी लेके जा रही है, जिस वजह से जैसे ही वो विंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो भी मूव कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है, आपकी वेव्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है बात? इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर सब ने इसको आंसर करना है वहां पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी, डेड सी, लेक वेन, ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक सुपीरियर। ये कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये आंसर जरूर करना है इसका। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करें, खुद पे विश्वास रखें, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको पूरी तरह से फोकस्ड होकर तैयारी करनी है और एक पॉजिटिव रहना है आपने। आपका इंटेंट हमेशा पॉजिटिव और आपके जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। सूनर और लेटर आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आई होप यहाँ तक आप इस सेशन से वैल्यूएबल इंसाइट मिला होगा आपकी नॉलेज को। तो आप सेशंस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और आपके लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट लेके आ सकें रिगार्डिंग दीज particular topics of the PCS geography. Thanks a lot. Thank you very much.